है। इसके बाद सेंट्रल एरिया में आओगे तो मतलब ये भी मैदान वाला एरिया है और फिर इधर ऊंचाई वाला एरिया, मतलब कुछ इस टाइप का है शेप पूरा साउथ अमेरिका का। मतलब इधर भी ऊंचाई है, इधर भी ऊंचाई है, बीच में आपका ग्रासलैंड और वो है, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट एरिया है। तो जो ये पीला पीला आप लोग देख रहे हो, पीला वाला एरिया उठा हुआ प्लेट्यू रीजन है, और ये ग्रीन वाला एरिया आपका फॉरेस्ट का है, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड है। और ये रेड कलर का एरिया जो है आपका माउंटेन है, और यहाँ पे आपका कोस्टल प्लेन है। ठीक है, अब देखो बोलीविया के जो पठार है वहाँ पे एक टीटीकाका लेक है। अच्छा, और जूम कर दें आप लोग, लेकिन मैप भी देखते रहें। इसका पर्पज तो पता चल गया ना किस अप्रोच से पढ़ना है हमको। हमें एकदम छोटी छोटी चीज़ नहीं पढ़नी है, मेजर हम अगर हम एग्जामिनर होते और हमको क्वेश्चन बनाना होता तो हम साउथ अमेरिका से कौन सा क्वेश्चन बनाते। हमेशा इस चीज़ को आप ध्यान में रख के बनाएं, क्योंकि ऐसे आपको 7 कंटिनेंट पढ़ने पड़ेंगे। 7 कंटिनेंट में हो सकता है आपको 7000 इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन हमें 7000 नहीं पढ़ना, हमें 5-6 क्वेश्चन कैसे बनेंगे उस अप्रोच से पढ़ना है। और उसके लिए हमने जो 20, 21, 22 का पेपर देखा था तो उसमें पता चल गया था कि हमें क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं, ये तो आइडिया हो रहा है ना। तो हमेशा स्मार्टली खेलना, मतलब बहुत लोड नहीं लेना है। लोड जहाँ लेना होगा बताया जाएगा कि यार इसको थोड़ा और डेप्थ में पढ़ना है, इसको एकदम ऊपर से पढ़ना है। ठीक है, इसको ऐसे शेयर भी कर देंगे। रिवर्स हो गई थी, और इन रिवर्स में जैसे आप देखोगे कि अमेजोन के विषय में आपको बस 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। अमेजोन निकलती कहाँ से है? एंडीज पर्वत से। इस गिरती कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में। और इसके मुहाने को विषुवत रेखा काटती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, क्योंकि मान लो कभी कभी पूछ लेगा ना विषुवत रेखा अमेजोन को कट करती है कि नहीं करती है, तो आप बस इतना याद रखो कि विषुवत रेखा इसको कट करती है। और यह अपवाद क्षेत्र व जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी व दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। 3 फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो निकलती कहाँ से, गिरती कहाँ पे है, विषुवत रेखा जाती है कि नहीं, और इसका मतलब आयतन की दृष्टि से भी इसकी सबसे, व लंबाई की दृष्टि से दूसरी। लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नाइल रिवर। ठीक है, और मडीरा देखो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद ये छोड़ो, छोटी नदी है, इसके चक्कर मत पड़ो। इसके बाद ओरिनिको देखोगे एंडीज पर्वत से निकलती है, गिरती अटलांटिक महासागर में। कोलंबिया एवं वेनेजुएला की महत्वपूर्ण नदी है ना, इसकी सहायक नदी कैरोनी है, अगर याद हो पाए तो कर लो। इसके बाद तीसरी नदी यहाँ पे याद करना आपको, पराना, ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलती है, और ये अटलांटिक महासागर के रियो डी ला प्लाटा के ज्वारमुख में गिरती है। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और एक फैक्ट अगर याद करना हो तो याद कर दो, रोजारियो शहर इस पे स्थित है, पराना नदी पे। और बस इसका सहायक नदी, इससे ज़्यादा अंदर नहीं जाना हमें। ये बस पराग्वे नदी को याद कर लो कि इस पे जो पराग्वे की राजधानी है अंसुसियन, इस पे स्थित है पराग्वे पे। इसका यही एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बस इससे ज़्यादा और कोई फैक्ट ज़रूरी नहीं है। छोटी नदी नहीं ज़्यादा दिखना है। देखो जब आपके पास टाइम कम हो ना, हमेशा स्टडी का जब भी आप प्लान बनाओ तो आप देख लो कास्ट बेनिफिट कितना है। आपके पास अगर 3 मंथ का टाइम है तो आप हर एक चीज़ पढ़ने जाओगे तो आपका टाइम भी चला जाएगा और आप हर चीज़ कवर भी नहीं कर पाओगे। तो आपको उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना जहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं, और बाकी चीज़ को मतलब आपको अपर हैंड में ऐसे देखते चलना है बस। इसमें तो मैगलन की जल संधि पता थी ना, देखो मैप में दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? मैगलन जल संधि दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग को टेरा डेल फ्यूगो से अलग करती है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद क्लाइमेट वेजिटेशन देख लो यहाँ का, इसको मैं शेयर कर दूंगा ना, सब लोग ओपन भी कर लेंगे। अभी सही है? ठीक है, और छोटा करें? वैसे मैं चाह रहा हूँ आप लोग ना मैप भी देखें, और जो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताया जा रहा है उसको बस देख ले बस। अब जैसे यहाँ पे अगर क्लाइमेट पूछेगा तो सवाना यहाँ पे वनस्पति के उत्तर में ओरिनिको में लानोस बोलते हैं। ओरिनिको रिवर देखोगे जो ऊपर वाला एरिया है, ओरिनिको में इसको बोल देते हैं लानोस, और दक्षिण में मतलब इसको कंपोज कहते हैं।
तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और सवाना वनस्पति जो है वहाँ पे, और क्या है यहाँ पे, और देखो उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे के क्षेत्र में विकसित वनस्पतियों को ग्रैन चैको कहते हैं, और केब्रेको ग्रैन चैको वनों का प्रमुख पेड़ है। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जानते हो क्वेश्चन जब बनाएगा तो ग्रैन चैको दे देगा किस कंट्री में पाया जाती है या किस कंटिनेंट में पाया जाता है, तो आपको बस ग्रैन चैको पता होना चाहिए क्या है। और ग्रैन चैको वनस्पति है जो आपका वहाँ अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे में पाया जाता है। अब देखो अटकामा मरुस्थल तो देख लिए होगे ना, दक्षिणी पेरू व उत्तरी चिली के उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र को अटकामा मरुस्थल कहते हैं। और इसका सबसे क्वालिटी है जिसका सबसे शुष्क मतलब ड्राई जो है, ड्राई डेजर्ट है ये, सबसे मतलब वर्ल्ड का सबसे ड्राई डेजर्ट है। अब देखो एंडीज पर्वत के दक्षिणी भाग में पेटागोनिया मरुस्थल है। आप देखोगे ना, एक इसके ये जो एंडीज है पूरी माउंटेन रेंज है एंडीज, इसके यहाँ साउथ रीजन में देखोगे ना सटा हुआ ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे बहुत ही ड्राइनेस है। क्योंकि देखो जब एयर इधर से आएगी, जब हम विंड पढ़ेंगे, जब एयर इधर से वाटर लेकर आती है ना तो एंडीज पड़ जाता है, तो ये पूरा एयर राइज करती है, तो पूरी जो बारिश होती है ना इसी कोस्टल एरिया में हो जाती है। जैसे आप अपने यहाँ का देख लोगे, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के आप देखोगे जब पूर्वी साइड, पश्चिमी घाट हो गया ये साइड, इसके इस साइड जो महाराष्ट्र वाला रीजन है वहाँ पे भी बारिश कम होती है, क्योंकि पूरी बारिश इनकी क्या हो जाती है, वेस्टर्न घाट में ही हो जाती है। तो वही काम है इसका यहाँ पे, मतलब ये जो एंडीज पर्वत है इसकी इस साइड देखोगे आप माउंटेन तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको डेजर्ट भी मिलेगा। हाँ बताओ, एंडीज के चिली जो कंट्री है, चिली तो वेस्ट में ही होगी। हाँ देखो कुछ कुछ पार्ट होगा जो चिली इसमें, देखो ये चिली तो यही कंट्री है ना, ये वाली कंट्री जो है, ये जो बॉर्डर है चिली का, मैप में देखो आप, मैप में क्या दिखा रहा है वैसे, हाँ वेस्ट में ही होगा चिली इसके, ठीक है। इसके बाद अर्जेंटीना व यहाँ पे ना वर्ष भर वर्षा कम होती है, और हाँ पंपास बोलते हैं, देखो 3 है वहाँ पे। हाँ अर्जेंटीना व उरुग्वे के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय प्रेरी प्रकार के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। तो पीसीएस बस क्वेश्चन ये पूछेगा कि पंपास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आप उसको बता सकते हो किस एरिया में पाए जाते हैं। और जब जहाँ पे ग्रास लैंड ज़्यादा होगी, तो जब ग्रास लैंड होगी तो वहाँ पे पशुपालन भी होगा, तो पशुपालन आप देखोगे वहाँ पे पशुपालन होगा मीट फैटेनिंग के लिए, मीट उद्योग के लिए। जब पशुपालन होंगे तो उनके मीट प्रोड्यूस किए जाएंगे। और फिर आप जब बंदरगाह देखोगे, जो ब्राज़ील के बंदरगाह हैं और अर्जेंटीना के बंदरगाह हैं, उससे प्रोसेस्ड मीट एक्सपोर्ट होता है पूरे वर्ल्ड को। तो पूरा लिंक है ज्योग्राफी और वहाँ के इकोनॉमी में। तो इन क्षेत्रों में देखो पशुपालन किया जाता है और गेहूँ की भी खेती की जाती है। तो एक स्टेटमेंट दे सकता है कि पंपास में वर्ष भर वर्षा कम होती है, तो हाँ कम होती है, और वहाँ पे ग्रास के मैदान है तो गेहूँ की खेती होती है और पशुपालन भी होता है वहाँ पे। और बाकी आप ऐसे इसको इस चार्ट को याद भी कर सकते हो। उष्णकटिबंधीय वनस्पति है सेलवास। सेलवास कहाँ पे पाया जाता है? सेलवास सबसे ऊपर वाले एरिया में पाया जाता है ना, और निको वाला जो बेसिन था, हाँ और निको बेसिन जो है वहाँ पे पाया जाता है सेलवास। क्या हुआ? BC, अच्छा सेलवास तो फिर सेंटर में पाया जाता है ब्राज़ील के पास। हाँ ये वाला जो रीजन है ना सेल्वा, अमेजॉन बेसिन में।
ठीक है। अब देखो नेचुरल रिसोर्स देख लो यहाँ पे, मतलब ये है कि यहाँ पे सिंचोना जो होता है, सिंकोना, इसके छाल का उपयोग ना मलेरिया बनाने में किया जाता है। ये अमेजन रिवर के बेसिन में पाया जाता है। और आप बस इसके लिए कर सकते हो। हाँ, ऊँट प्रजाति का जंतु लामा जो है एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में पाया जाता है। इसका काम बोझ ढोने के लिए किया जाता है। लामास का ज़्यादातर प्रयोग वहाँ पे एंडीज में आप देखोगे ऊपर बहुत बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ को नीचे लाने के लिए ना लामा का प्रयोग किया जाता है। मतलब घास वहाँ पे होती है, घास को कट करते हैं, फिर जाते हैं ऊपर, उसमें बर्फ़ को लपेटते हैं, फिर उसी लामास पे नीचे ला के बेचते हैं उसको। तो आप उसका मतलब वहाँ पे एक टाइप का ऊँट होता है लामा। अब एग्रीकल्चर देख लो क्या है यहाँ पे, ज़्यादातर तो पशुपालन ही होता है और मत्स्य भी होता है ना। पेरू जो कंट्री आप लोग देखो अपने मैप में, पेरू जो है ना महाद्वीप के पश्चिमी तट पर, यहाँ पे ना मछली उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और अर्जेंटीना और उरुग्वे में जो घास के मैदान है पंपास, और जैसे BC होता है ना ब्राज़ील में, कंपास और पंपास दो मिलते हैं, कंपास ऊपर मिलेगा, पंपास नीचे मिलेगा। तो इसके लिए आप कर सकते हैं इसमें। ब्राज़ील कावा का भी उत्पादन बहुत किया जाता है। जैसे एक मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक कौन सा ज़्यादा प्रोड्यूसर है किस चीज़ का, चीनी किसका प्रोड्यूसर है, कॉटन किसका प्रोड्यूसर है, तो उस टाइप से भी एक क्वेश्चन आता है। अब जो इम्पोर्टेंट है बस, अमेजन बेसिन में जो बेलगेम बंदरगाह है वहाँ से रबर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो इस फैक्ट को भी आप याद कर सकते हैं। अर्जेंटीना ग्रैंड चैको अभी बताई थी, पशुओं के लिए अल्फाल्फा जो ग्रास है वहाँ पे उत्पादन किया जाता है अल्फाल्फा। जिन फैक्ट को हम बोल रहे हैं उसको आपको विशेष ध्यान देना है, बाकी आप फैक्ट को इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक कंटिनेंट से आपको 25-30 फैक्ट याद करना है, बस इससे ज़्यादा नहीं याद करना है। अब देखो वहाँ की झील पाई जाती है ना, एक बोलीविया और पेरू के मध्य में, देखो टीटीकाका लेक दिख रहा है आपको, अपने मैप में ढूंढो, इसी पे ना बोलीविया राजधानी ला प्लाज इसी पे स्थित है। और ये मतलब विश्व की सबसे ऊंची है, नौगम, मतलब इस पे ना आप वो नेविगेशन कर सकते हो, नौगम में झील है ये, ठीक है। इसके बाद लेक माराकाइबो है, माराकाइबो, ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, ये सबसे ऊंची झील है टीटीकाका, और माराकाइबो सबसे क्या है, बड़ी झील है। और यह वेनेजुएला के उत्तर में स्थित है, यहाँ से ना पेट्रोलियम प्रोडक्शन होता है, पेट्रोलियम का। इसको आप चाहे तो मार्क कर सकते हो, माराकाइबो और टीटीकाका को। और पोपो झील है, अंतरपर्वतीय पठार पर स्थित झील है। अंतरपर्वतीय पठार क्या होता है, इंटर माउंटेन, अंतरपर्वतीय जो होता है ना, दो पर्वतों के बीच में होगा जो लेक होगी, दो पर्वतों, जैसे आप यहाँ हिमालय में देखोगे, हिमालय में देहरादून हैं और कई लेक्स भी मिलती हैं हिमालय में। तो हिमालय का तीन लेयर में हुआ है ना, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। तो उन दो माउंटेन के बीच में जो लेक पाया जाएगा उसी को बोलेंगे अंतर पर्वतीय झील। तो ये जो आपका पोपो झील है ना, ये अंतर पर्वतीय पठार पर स्थित झील है, या बोलीविया में स्थित, बस इतना आप याद रखो कहाँ पे है। इसके बाद मरुस्थल है आपका, अटकामा मरुस्थल है ना, उत्तरी चिली व दक्षिण पेरू में स्थित है, विश्व का सबसे ड्राई मरुस्थल है यहाँ पे, और नाइट्रेट, तांबा व सल्फर के लिए प्रसिद्ध है यह। जानते हो ये जो रीजन है आपको दिखा दे रहा हूँ, हाँ, यहाँ पे ना बर्ड्स बहुत पाई जाती हैं, पक्षी जो होती हैं बर्ड्स, गुआनो बर्ड बोलते हैं उसको। गुआनो बर्ड इधर कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा होगी, तो यहाँ से मछली वगैरह सब खाती हैं गुआनो बर्ड्स। जब मछली वगैरह खा के अपना ड्रॉपलेट्स होता है, जो उनका एक क्रीटा होता है, ड्रॉपलेट्स यहाँ पे गिराती हैं पूरा इस एरिया में। तो वो एरिया जानते हो मतलब नाइट्रेट के लिए बहुत ही मतलब वो रिच हो जाता है, इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बहुत डेवलप है, चिली हो गया, पेरू हो गया, तो इस एरिया में आपका इसीलिए वो नाइट्रेट का प्रोडक्शन होता है। तो आप यहाँ पे एक फैक्ट देखोगे ना, एक सेकेंड कहाँ पे है, हाँ, यह क्षेत्र नाइट्रेट, तांबा व सल्फर के लिए प्रसिद्ध है। तो नाइट्रेट वही है फर्टिलाइजर, वो गुआनो बर्ड से आता है आपका अटकामा डेजर्ट में एरिया में। इसके बाद पेटागोनिया डेजर्ट है, एंडीज पर्वत के क्षेत्र में स्थित है, शीतोष्ण मरुस्थल है, यहाँ पशुपालन हेतु अनुकूल दशाएँ पाई जाती हैं।
तो पैटागोनिया आप लोग को मैप में दिख रहा है, देखो फिजिकल मैप में मतलब इन सबको आप ना दिमाग में फिट कर लो, इसको दोबारा घर पे नहीं देखना है, बस यही है कि यहीं पे इतना फिट कर लो कि आपको पता चल जाए पैटागोनिया का है, अटकामा का है, कुछ ट्रिक्स बना लो, कुछ बना लो आप अपने अकॉर्डिंग। अब देखो मिनरल्स से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, उस दिन देखे थे मिनरल से क्वेश्चन, एक सेकंड बस। हाँ, उसको अभी ज़्यादा भी लोड नहीं लेना है, जब पीसीएस का परीक्षा हो या मतलब आरओ का, उसके पहले एक आर्थिकी करके आती है पतली सी, आप उसमें देख लो इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो लिखवाया था मैंने उस दिन, आप देख लो कॉपर का देख लो, और आपका इसका देख लो शुगर केन का देख लो, और आपका टीन का देख लो, गोल्ड का देख लो, डायमंड का देख लो, ये 5-6 मिनरल्स हैं, उसमें आप देख लो कहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ पे रिजर्व ज़्यादा है, बस इतना ही आपको मेहनत करना है, वो भी लास्ट टाइम में करना है, अभी याद करोगे फिर भूल जाओगे, तो इस चीज़ को आप देख लो बस, अभी बस आप वही चीज़ याद करो जो बताया जा रहा है यहाँ पे। हाईलैंड है, देखो इस पे गुआना हाईलैंड है, सबसे ऊपर वाले वेनेजुएला वाले एरिया में पाया जाता है, यहाँ से ओरनिको नदी यहीं से निकलती है, और इसी नदी पे एंजल जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? एंजल। तो वो मतलब ऑप्शन दे के ना पूछ लेगा एंजल जलप्रपात किस पे है, तो ये आपका इस पे है, ओरनिको रिवर पे है। और ये शायद वर्ल्ड का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और दूसरा नंबर का कौन है? अमेरिका में है कोई, विक्टोरिया है क्या शायद, विक्टोरिया वाटरफॉल, नॉर्थ अमेरिका में है दूसरा नंबर। चलो इसको अभी आप याद रखो, एंजल जलप्रपात। इसके बाद ब्राजीलियन हाईलैंड है ना, ब्राज़ील वाला जो हाईलैंड है आप देखोगे, ब्राजीलियन हाईलैंड इस वाले एरिया में है, पूरा इधर वाले एरिया में, आपके मैप में दिख रहा होगा, कलर डिफरेंट। और ब्राजीलियन हाईलैंड क्या है, इसमें ना लौह अयस्क का भंडार बहुत पाया जाता है यहाँ पे, और इताबीरा की माइंस यहाँ पे है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है जहाँ से लोहा का वो उत्पादन होता है, तो इताबीरा मिलाने के लिए भी दे देता है इताबीरा। और इस हाईलैंड पे ना काफ़ी बहुत होता है, कॉफ़ी। कोई बताएगा कॉफ़ी क्यों हाईलैंड ऊंचाई पे होता है, कॉफ़ी या चाय? एक लोग राइट सही है, मतलब ऊंचाई पे है तो बारिश भी होती है, लेकिन बारिश क्या वहाँ रुकेगी नहीं, जब रुकेगी नहीं तो उसकी पत्तियों को तो पानी मिल जाएगा और जड़ का पानी पूरा निकल जाता है। इसीलिए आप देखो कि वेस्टर्न घाट में हमारे यहाँ ना कर्नाटक में भी बहुत ज़्यादा, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, वहाँ पे भी चाय और कॉफ़ी बहुत पाया जाता है वेस्टर्न घाट ऊंचाई पे, क्योंकि वहाँ भी बारिश बहुत होगी लेकिन पानी पूरा निकल जाएगा। इसीलिए देखोगे यहाँ ब्राज़ीलियन उच्च भूमि है, यहाँ कॉफ़ी की कृषि बहुत होती है, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बोलीविया हाईलैंड है, बोलीविया का भी हाईलैंड है ना यहाँ पे, बोलीविया का जो ये हाईलैंड है, ये यहाँ पे भी मिनरल्स पाए जाते हैं, टीन के मिनरल्स। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन में पूछ देगा बोलीवियन हाईलैंड में क्या पाया जाता है, टीन का भंडार। ऐसे म्यांमार वाला रीजन ले लेगा जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है, तो उनको मैचिंग करा देगा। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि बोलीविया हाईलैंड में क्या है, टीन बहुत ज़्यादा होता है, टीटीकाका लेक यहीं पे है और यहीं पे लापाज स्थित है, इतना फैक्ट आपको याद होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ का मिनरल्स एक बार और देख लेते हैं। चिली को ना कॉपर कैपिटल बोलते हैं, तांबे का प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत होता है चिली में, तो इसको कॉपर कैपिटल बोल देते हैं। देखो अटकामा मरुस्थल जो है नाइट्रेट के विशाल भंडार उपस्थित हैं, जिसका हम फर्टिलाइजर में उपयोग करते हैं। अब बोलीविया का पठार बता दिया टीन के कारण होता है, टीन के। और लौह अयस्क के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट माइन अभी हम बताए हैं, कौन सा था वो? ब्राज़ील का इताबीरा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो यहाँ पे माइन मतलब माइनिंग एरिया, यहाँ से उत्पादन होता है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री जो है ना साउथ अमेरिका की, बस थोड़ा ज़्यादा नहीं, अगर हमें कुछ काम का लगता है कि ब्राज़ील में कुछ है तो हम देख सकते हैं, बाकी नहीं देखेंगे।
हाँ, ये देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चिली व इक्वाडोर को छोड़कर ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका के सभी देशों से सीमा साझा करता है। मतलब चिली और इक्वाडोर को अगर आप छोड़ दोगे तो सबसे मतलब अपना सीमा साझा करेगा ये ब्राज़ील। इक्वाडोर और चिली इस साइड पूरा पड़ जाएगा। और देख लो ब्राज़ील में क्या सबसे बड़ा शहर इनका साओ पोलो है। इसको कहवा की मंडी भी बोलते हैं, कहवा जो कोको होता है उसकी मंडी बोलते हैं साओ पोलो को। और ब्राज़ील में ज़्यादातर वही एग्रीकल्चर ही होता है बहुत ज़्यादा। ये इन्होंने ब्राज़ील का दे दिया है, रियो डी जनेरियो है यहाँ पे। और देखो ब्राज़ील का जो सैंटोस बंदरगाह है एक सबसे बड़ा यहाँ का सिटी है साओ पोलो। देखो साओ पोलो ब्राज़ील सबसे बड़ा शहर है यहाँ का, ठीक है। और ज़्यादातर एग्रीकल्चर होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट देखो ब्राज़ील का सैंटोस बंदरगाह जो ना काफ़ी बंदरगाह बोलते हैं इसको। और साओ पोलो से सैंटोस बंदरगाह तक चलने के लिए काफ़ी रेल चलाई जाती है, ठीक है। सैंटोस बंदरगाह इसका यहीं पे होगा कहीं पे सैंटोस। ये देखो यहाँ पे सैंटोस दिख रहा है आपको, ये पीडीएफ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस आप इंपॉर्टेंट देखो, क्वेश्चन माइंड करना सीखो कि कहाँ से निकल रहा है इससे। सैंटोस यहाँ पे है, ये मतलब कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है। रियो डी जनेरियो यहाँ पे, साओ पोलो यहाँ पे है। और हाँ एक चीज़ आओ, जैसे वहाँ पे कोकोस के बड़े बड़े ना फार्म हाउस होते हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े बागान होते हैं, उनको फजेंडा बोलते हैं। तो वो मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट दे देगा फजेंडा क्या होता है, तो आप पकड़ लोगे कहवा होता है, कहवा का मैदान होता है, कहाँ पे ब्राज़ील में होता है। और बस अधिकांश उद्योग यहाँ पे साओ पालो, रियो डी जनेरो, बेलो होरिजेंटो तथा सेंटोस में हुआ है। ब्राज़ील के विषय में इतना ही जानना, आप इससे ज़्यादा मत जानो। इसके बाद अर्जेंटीना आ जाता है। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में ना रोजारियो से बहिया ब्लांका तक गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है यहाँ पे। ये मतलब है इसका, अर्जेंटीना मतलब गेहूं के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पंपास यहाँ पे होता है। और अर्जेंटीना में क्या है बस यही देख लो, पेटागोनिया का भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ है ना। एक देखो ब्यूनस आयर्स, यहाँ अर्जेंटीना की राजधानी, यहाँ पे मीट प्रोडक्शन होगा। तो मीट प्रोडक्शन क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है इधर गेहूं का मैदान है और वो मतलब ग्रासलैंड है, तो उसकी वजह से यहाँ पे मांस उद्योग होता है। अब अगला कंट्री है उरुग्वे। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो है ना। ये भी यहाँ पे पशुपालन और मांस उद्योग का ज़्यादा होता है। उरुग्वे में और ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद पेरू कंट्री है। पेरू की राजधानी क्या है, लीमा। बहुत बड़ा बंदरगाह भी है ये। इक्वाडोर देख लो, इक्वाडोर की राजधानी क्योटो। इक्वाडोर का सबसे बड़ा बंदरगाह गुआयाक्विल है। गुआयाक्विल, पर्ल ऑफ द पैसिफिक बोलते हैं इसको। किसकी, क्योटो, अच्छा हाँ ये भी फैक्ट देख सकते हो। इसके बाद चिली में आ जाओ। चिली की राजधानी सैंटियागो है। सैंटियागो में शराब बहुत होता है, मतलब वहाँ पे शराब होता है। और सबसे ज़्यादा, हाँ इसको आप देख लो, मतलब विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक शहर ना, अभी चिली में बताए थे तांबा बहुत ज़्यादा होता है। तो चुक्वीकमाटा इसका शहर है, यहाँ पे चिली में अवस्थित है। यहाँ पे तांबे का उत्पादन होता है। इनकी राजधानी दी है और आप इसको देख लो। और क्या इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखता हूँ, इससे कुछ काम बनता ही नहीं। हाँ इसको देखो, हम लोग दक्षिण अफ्रीका में मेनतर 3 प्रजातियाँ पाई जाती है, अमेरिकन इंडियन, अश्वेत तथा यूरोपियन पाई जाती है ना। कुछ प्रजातियाँ जैसे ना क्वेश्चन में क्या पूछेगा, जैम्बो कहेगा, जैम्बो क्या है, जनजाति कहाँ पाई जाती है, आप साउथ अमेरिका में लगा दोगे। मैस्टिजो कहाँ पे पाई जाती है, मुलेटो कहाँ पे पाई जाती है, तो इसको आप बता दो।
और तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें नहीं लग रहा। यही था यार, साउथ अमेरिका इतना ज़्यादा दिया है, आपको जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई बस उतने आप फोकस करें, वहीं से क्वेश्चन निकलेंगे आपके। मतलब मैं ये कह रहा हूँ पहले प्रायोरिटी उन्हीं पे देना है आपको, ठीक है। अगला महाद्वीप हम लोग अफ्रीका चल देते हैं। हाँ बताओ। हाँ वो तो जो जो इम्पोर्टेंट थे तो बता दिए ना, इसमें रिवर्स बता दिए, पूरा आपको घुस घुस के नहीं पढ़ना है। मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि आप वहीं से पढ़े जहाँ क्वेश्चन आता है। आपको घुस के पढ़ना जानते हो कहाँ? इंडियन ज्योग्राफी को। इंडियन ज्योग्राफी इसलिए क्योंकि 20-22 क्वेश्चन आते हैं PCS प्री में, और इससे आते हैं 5-6 क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से, और पूरा टाइम लोग इस पे देते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी से 15-16 क्वेश्चन आएंगे, 15-16 क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम देंगे, और इसके हम सभी पर्वत, पहाड़, दर्रे सब बता दें, और क्वेश्चन एक भी ना आए या एक आए या तो फिर उसमें ज़्यादा कास्ट बेनिफिट नहीं है। बाकी आपको मैप में पढ़ सकते हो, आप मैप में जो जो मेजर चीज़ें हैं उसको आप देखें। इसके साथ आपको क्या करना, जैसे मैं जो जो चैप्टर कंप्लीट करता गया, जो जो महाद्वीप करता गया, आप जाके घटनाचक्र से पूरा वो क्वेश्चन लगा डालो कि जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप देखो क्वेश्चन बनने लगेगा। अफ्रीका कहाँ गया यार? चलो उत्तरी अमेरिका ही पढ़ा देते हैं। हाँ बताओ क्या हुआ? हम्म स्पीड ज़्यादा है। स्पीड इसलिए ज़्यादा है दोस्त क्योंकि क्वेश्चन कम आते हैं यहाँ से। मैं बताने तो मैं पूरा साउथ अमेरिका को 3 दिन में पढ़ाऊँ, लेकिन वो 3 दिन में क्वेश्चन एक आएंगे आपके। कोई कभी आपने एग्ज़ाम पेपर दिखाया, 3 साल का दिखाया ना पेपर, आप बता दो कि मतलब मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, जहाँ से आपकी बात बने, जहाँ से आपको क्वेश्चन टैकल करना है, ना कि आपको पूरा पोथा पढ़ने के लिए तमाम फैक्टर्स हैं। तो आप उन चीज़ों को पढ़ें जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब 4 पार्ट में इसमें दिया हुआ है। अगर आप साउथ अमेरिका देखोगे, जलवायु उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, बता दिया कोस्टल एरिया हाई लैंड है, फिर आपका सेंट्रल वाला एरिया लो लैंड है, फिर उधर वेस्टर्न एरिया जो है, सॉरी ईस्टर्न एरिया जो है वहाँ प्लेट्यू वाला रीजन है। ज़्यादातर रिवर्स एंडीज से निकली हुई हैं। एंडीज के 2-3 रिवर्स हम हैं उनके वो जान लिए, उनकी ट्रिब्यूटरी जान ली, उनकी लंबाई जान ली, इंपॉर्टेंट सिटी क्या है, बस इतना ही जाना है आपको, बहुत डीप नहीं जाना है आपको। वर्ल्ड में तो जाओगे नहीं सर्विस करने, यहीं करोगे ना, तो इधर की ज़्यादा जानो आप। बाकी और आपको डिटेल में पढ़ना है, हम नोट्स दे देंगे, पढ़ो आप। चलो अब उत्तरी अमेरिका में चलते हैं। देखो मेरा तरीका थोड़ा अलग है, मैं चाह रहा हूँ आप लोग को कैसे पीटी निकलवाना है, प्रीलिम्स, उस पर फोकस ज़्यादा है, ना कि ज्ञान देने पे। ठीक है, उत्तरी अमेरिका खोलिए आप लोग। उत्तरी अमेरिका में कितने कंट्री हैं, कोई बताएगा? अच्छा कंट्री छोड़ो, किस नंबर का ये है, मतलब जो कंटिनेंट है कंट्री के मामले में, एरिया नहीं। तीसरे या चौथे?
देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन 2 बार आए हैं कि आप लगाइए, क्रम लगाइए। एक तो सबसे ज़्यादा कंट्री किस कंटिनेंट में है, इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आया है कि आप कंटिनेंट के एरिया वाइज बढ़ते घटते क्रम में लगाएं। तो ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तीसरा क्वेश्चन और कोई नहीं बनेगा इससे। आप देख ले, उठा लो घटना चक्र से, मैं देख के आया हूँ क्वेश्चन को, आप भी देखिएगा इसको। साउथ अमेरिका में एग्जैक्ट कंट्री मुझे नहीं पता है, आप देख लेना। मतलब क्वेश्चन उसी टाइप से आएंगे, ये सब गूगल फैक्ट है, आप कर लेना। ठीक है, अब देखो इधर लेक वाला रीजन्स है। अब एक मोटा मोटा बता देता हूँ। आप देखोगे जब वेस्टर्न अमेरिका का पूरा पोर्शन देखोगे, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको पूरा, ये पूरा माउंटेनियस रीजन है, रॉकीज है ना। ठीक है, इसके बाद यहीं पे बीच बीच में प्लेट्यू भी हैं। जैसे क्या है, पूरा चैन है माउंटेन का, रॉकीज माउंटेन है, कहीं कहीं माउंटेन है, कहीं नहीं है, कहीं है फिर है। और इसका पैरेलल भी एक कैल्डेरा है यहाँ पे, हाँ कोस्ट रेंज है। तो पूरा पैरेलल इसके बीच में बेसिन है, प्लेट्यू रीजन है। और इधर वाला जो रीजन है इसका प्लेन वाला एरिया है। प्लेन वाला एरिया है तो इधर ज़्यादातर खेती वेती होगी। आप देखो जहाँ भी रिवर्स बहेंगी ना, रिवर बहेंगी तो वहाँ पे खेती होगी, और वहाँ पे एग्रीकल्चर होगा और उद्योग धंधे भी होंगे। और नॉर्थ अमेरिका की और खासियत है, यहाँ पे लेक्स हैं जो ना ग्रेट लेक्स बोलते हैं। इन लेक्स को आपस में मिला करके इनको नेविगेशन कर दिया जाता है, नेविगेबल कर दिया जाता है। कोई सामान अगर यहाँ विनिपेग से लाना है यहाँ तक, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसी मतलब बोट के माध्यम से ऐसे ऐसे करके यहाँ तक चले आएंगे। लेक विनिपेग, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, हैराल्ड, लेक इरी, लेक ओंटारियो। तो एक क्वेश्चन जानते हो, अब देखो हमें नॉर्थ अमेरिका में बहुत चीज़ें हैं, अगर इसको पढ़ने बैठोगे तो हो सकता है आपको 3 महीने भी कम पड़ जाएं। एक एक राज्य की अपनी अपनी खूबसूरती है, तमाम चीज़ें, हमें उसमें नहीं फंसना है। हमें देखना है कि यार ये नॉर्थ अमेरिका है, इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है, हमारे काम का क्या चीज़ है। तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है, इसके लेक्स का क्रम पूछ लेंगे, ठीक है। एक इसके माउंटेन्स में से कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स पूछ लेंगे। दूसरा है इसके मिनरल्स वाले रीजन पूछ लेंगे कि कहाँ से कौन सा मिनरल्स निकाला जाता है, किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है। चौथा पूछ लेंगे कि कौन सी जनजाति कहाँ पे रहती है, कौन से इनके इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। पांचवा इनकी जो मतलब ये नदियाँ हैं, इनकी ट्रिब्यूटरी पूछ लेंगे, और कौन कहाँ से गिर रही हैं। और एक आपका कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो लोकल वेजिटेशंस है वो सब पूछ लेंगे। इसके सिवा और कोई क्वेश्चन बने तो बताओ। ये तब हाँ जलधारा, ये तमाम चीज़ें वो पूरा ओशनोग्राफी में आ जाएंगे। अभी मैं बस इस मैप को दिखा करके आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं पीसीएस में। आप हमेशा उस चीज़ को देखें जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उस ओरिएंटेड हर महाद्वीप को पढ़ना हमको, तो फिर हमारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और नहीं तो मैं पढ़ाने बैठूंगा तो ये जो माउंटेन रेंज है ना, इसी को पढ़ने में 1 दिन लग जाएगा। इसमें छोटी छोटी चोटियाँ हैं, पासेज हैं, उसमें सिटीज़ हैं, उनके अलग अलग मतलब क्वालिटीज़। तो हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में, ये तब आपका क्लियर होगा जब आप पुराने साल के पेपर देखोगे, और पुराने साल के पेपर में देखोगे कि यार किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फिर हमें लेस एनर्जी, लेस इज मोर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है हमको, ठीक है। रियो ग्रांडे रिवर कहीं दिख रही है किसी को? रियो ग्रांडे रिवर देखो यहाँ पे है रिवर, रियो ग्रांडे रिवर, ठीक है। ये कहाँ पे गिरती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। आप लोग अपने मैप में भी देखें। और इसके बाद आपका मिसिसिपी रिवर है, हाँ उसकी बाउंड्री बनाती है। क्या PYQ में ये क्वेश्चन आया हुआ है, रियो ग्रांडे रिवर कहाँ पे है? अब एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, आप लेकिन गलत ही होगा क्योंकि कनाडा में तो है नहीं, क्योंकि ये मैक्सिको और इसके बीच है, नॉर्थ अमेरिका के बीच है, ठीक है। अब आपका मिसिसिपी रिवर गिरती कहाँ है ये पूछ देगा, अगला क्वेश्चन पूछ देगा मिसिसिपी कहाँ पे गिरती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है ना। मिसिसिपी की कोई सहायक नदी? मिसौरी। देखो मिसिसिपी यहाँ से आ रही है ना, और ये मिसौरी आके इससे मिल जा रही है, इसकी ये इंपॉर्टेंट रिवर है। और एक और नदी है, रेड नदी है, इसके पैरेलल में बहती है ना रेड नदी, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट नदी की बात कर रहे हैं हम। एक नदी यहाँ पे बढ़ती है कोई सी, सेंट लॉरेंस रिवर है क्या? सेंट लॉरेंस, चलो अभी देखते हैं इसको, ठीक है।
हाँ, सेंट लॉरेंस रिवर भी है वो, ठीक है। और अब ये वाला जो रीजन है, कनाडा वाला ऊपर वाला रीजन जो है ना, इस पे ज़्यादातर क्रेटॉन है। क्रेटॉन, जब अर्थ का फॉर्मेशन पढ़ोगे, क्रेटॉन एक सील्ड सा है, मतलब ऐसा इमेजिन करो बहुत बड़ी चट्टान है जो अभी टूटी फूटी नहीं है, पहले दबी थी अब ऊपर आ गई है। तो ये पूरा क्रेटॉन वाला एरिया है, पूरा जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था उस समय का है। और इधर ज़्यादा बर्फीला एरिया है, बर्फ़ वाला एरिया। तो आप देखोगे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि यार लेक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनती हैं, क्यों? आपके दिमाग में आना चाहिए यहाँ पे लेक्स क्यों बनती हैं। लेक्स तब बनेंगी जब वहाँ पे ऑलरेडी बर्फ़ होगी, बर्फ़ पिघल जाएगी, पिघल करके जब कहीं पे पानी का रुक जाएगा तो वहीं लेक्स बन जाएगा। और लेक्स जब बनेगा, जब पिघलेगा तो फिर वहाँ से रिवर्स निकलेंगी। तो आप देखोगे मेजर रिवर के सोर्स भी हैं ये सब। ग्रेट बियर लेक है, ग्रेट स्लेव लेक है, ये सब कहाँ पे है? कनाडा में है। और लेक विनिपेग है, यहाँ पे गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा होती है, इससे सिंचाई का भी काम होगा लेक का। लेक में पेट्रोलियम भी मिलेगा। और इसका आप लोग क्रम याद कर लेना ना, नॉर्थ से साउथ ये आता है। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक ईरी, लेक ओंटारियो, कुछ ऐसा बना लो ऐसे इस टाइप से, या ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, मतलब सब लोग इसको याद जरूर कर लेना, क्योंकि ये कभी कहीं ना क्वेश्चन मैचिंग के लिए पूछ देते हैं ना, इधर से क्रम लगा दो। लेक विनिपेग है, ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है, बॉर्डर भी बनाती है यहाँ पे ये वाला एरिया। और एक इम्पॉर्टेंट नदी इस साइड भी जाती है, मैकिंजे रिवर है। मैकिंजे रिवर इस साइड जाती है, यहाँ मैकिंजे माउंटेन्स भी हैं, ठीक है। अब देखो इस पे अलास्का, अब हम लोग रिवर बॉडी इंपॉर्टेंट देख लिए, उससे ज़्यादा हमें डीप जाना ही नहीं है। वो डीप में पूछेंगे नहीं तो हम एनर्जी क्यों बर्बाद करें अपनी। क्या हुआ? ठीक है, उस पर चलेंगे। अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, उसके लिए मैं पीडीएफ ओपन किया हूँ, ठीक है। उसको उस पर कुछ इंपॉर्टेंट सिटी होंगे, वो किस लिए फेमस है, तो उस चीज़ को हम पीडीएफ से अभी सब्सटेंशिएट कर देंगे। अभी हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं जिससे आपको नॉर्थ अमेरिका किसी की ज़रूरत ना पड़े, आप एक दिमाग में पिक्चर बन जाए, इसके लिए भी चल रहे हैं, ठीक। इसके डिटेलिंग अभी करेंगे हम। ये मैकिंजे माउंटेन्स है आपका, अलास्का रेंज है, देखो पूरा रॉकी माउंटेन के चेन है यहाँ तक, पूरी रॉकीज माउंटेन। अब देखो रॉकीज माउंटेन का ना काम क्या है, इधर से जब विंड सिस्टम आती है, जब आप विंड पैटर्न पढ़ोगे तो जो काम हम वहाँ पे एंडीज का देख रहे हैं तो वही रॉकीज का काम करती हैं। तो रॉकीज माउंटेन से जब एयर खूब ऊपर जाती है, एयर जब ऊपर जाके उस साइड जाएगी ना, तो एयर को ना चिनूक एक है, चिनूक यहाँ पे एयर बहती है। अभी हम एयर को भी देखेंगे जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, तो वो क्या होता है ना, उसको बोलते हैं ना स्नो ईटर। हाँ, क्योंकि देखो आप ऐसे देखो, कोई एयर है नीचे से उठा, एयर ऊपर जाता है तो गर्म होता है, क्योंकि फैलता है, ठीक है। फैलेगा तो गर्म होगा, तो पूरा ऊपर गर्म होकर फिर जब इस माउंटेन को क्रॉस करके इस साइड आता है, इस एरिया में, तो फिर क्या गर्म रहता है, एयर गर्म है, और इधर पूरा क्या है, इधर ठंडा इन्वायरमेंट है, स्नो है, स्नो को पिघला देगा, पिघलाएगा तो लेक बनेगी और रिवर्स बनेंगी। इसीलिए आप देखोगे ना अमेरिका में जो खेती होती है ना, खेती में बहुत बड़ा रोल होता है वहाँ के विंड सिस्टम का, क्योंकि किसान वेट करते हैं कि अब विंड आएगी, फिर यहाँ की बर्फ़ पिघलेगी, फिर हमारा ज़मीन सही होगा और नदियाँ बहेंगी, फिर हम खेती करेंगे आराम से। तो ये ओवरव्यू एक मोटा मोटा हम दे रहे हैं आपको। पूछ लेगा ग्रेट बेसिन कहाँ पे है, स्नेक प्लेट्यू कहाँ पे है, कोलंबिया प्लेट्यू कहाँ पे है, तो ये सब आपका यहीं पे है ना। देखो कोलंबिया प्लेट्यू है, स्नेक है, और ग्रेट बेसिन है, ग्रेट साल्ट लेक है, यहीं पे लेक बनी हुई है। और इसके बाद ये है आपका कोस्ट रेंज है और कास्केड रेंज है। अब आई थिंक गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, इधर मैक्सिको प्लेट्यू है, ईस्टर्न सियरा मैड्रे है और वेस्टर्न सियरा मैड्रे है। इसके बाद आपका गुआटेमाला है, यहाँ पे गल्फ ऑफ होंडुरास है, गल्फ ऑफ पनामा है, ये है। अब चलते हैं अपने उस पर, उत्तरी अमेरिका पा गए ना। अब इस मैप में क्लियर नहीं दिख रहा था, इसलिए मुझे वहाँ से दिखाना पड़ रहा था। हाँ, बड़ा कर दे रहा हूँ, डोंट वरी। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा महाद्वीप है, ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से चौथा बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल पहले आएगा, फिर उस पर जनसंख्या सेटल होगी, तो क्षेत्रफल में तीसरा है, फिर लोग आके रहेंगे तो चौथा हो जाएगा। ऐसे याद कर लो, कभी एक क्वेश्चन पूछता है क्रम लगाने में ना। और देखो फिजिकल फीचर क्या है,
अमेरिका को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। एक कनाडियन शील्ड, जो ऊपर वाला कनाडा वाला एरिया था उसको कनाडियन शील्ड बोलते हैं। अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र व पूर्वी उच्च भूमि। अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र देखो इधर होगा, अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र, और पूर्वी उच्च भूमि, यहाँ भी हाईलैंड है, इधर भी हाईलैंड है, इधर भी हाईलैंड है, और बीच में कटोरा टाइप है, मतलब यहाँ पे आपका बेसिन एरिया है। ठीक है, समझने के लिए था कटोरा टाइप। क्या हुआ इसमें कंट्रीज? एग्जैक्टली तो यार मुझे भी नहीं पता, चलो इसको आप गूगल कर लेना, आप कल सबको बताएंगे। आपका क्या नाम है दोस्त? लोकेश। आप सबको कल बताएंगे हर कंटिनेंट में कितनी कंट्री है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये जिम्मेदारी है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है कनाडा एवं यूएसए की सीमा निर्धारित करती है। 49 डिग्री लैटिट्यूड। सब लोग को लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पता है ना, किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना इसमें। और 100 डिग्री जो देशांतर है जो ऊपर से आती है 23 कंट्री। हाँ नोट कर लो सब लोग, यहाँ पे 23 कंट्री है। वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी चलो। उत्तरी अमेरिका लगभग 2 भागों में बांटती है। देखो मध्यवर्ती विशाल मैदान है और पश्चिमी कार्डिलेरा या पर्वत श्रेणी है। मध्यवर्ती मैदान है, इधर कनाडियन शील्ड है, और पश्चिम का कार्डिलेरा पर्वतीय मैदान है, और इधर का अपलेशियन हाई माउंटेन रीजन है, अपलेशियन वाला। इसका आपका हो गया। ठीक है, अब देखो कनाडियन शील्ड है। कनाडियन शील्ड जो है सबसे प्राचीन भूखंड कनाडियन शील्ड है। इस विशाल कठोर, इसमें क्या है, दलदली भूमि व झीलें हैं। देखो अभी हम लोग पढ़े थे ना ग्रेट बियर लेक, आप लोग मैप में देखो ग्रेट बियर दिख रहा है, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर, विनीपेग, ये सब झीलें हैं, आपके मैप में दिख रहा होगा। और इसी शील्ड में ना, इसके दक्षिण में ना मीठे पानी की 5 झीलें हैं, वही सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो। इनको मार्क करो, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी व ओंटारियो। इसको ईस्ट से वेस्ट सबको याद होना चाहिए, वेस्ट से ईस्ट, नॉर्थ से साउथ सबको। और सुपीरियर झील यहाँ की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और नियाग्रा जलप्रपात, हाँ यही मैं पूछ रहा था अभी, हम लोग उसमें कौन सा पढ़े थे, एंजिल जलप्रपात ना, दूसरा नियाग्रा। ऐसे दे देगा एंजिल, नियाग्रा, 1-2 और दे के मैच करा देगा, तो हमें इस उद्देश्य से इसको पढ़ना है। इसकी प्रमुख नदी है सेंट लॉरेंस, जो ओंटारियो झील से निकल कर, देखो सेंट लॉरेंस रिवर आप लोग को दिख रही है अपने मैप में, देखो सेंट लॉरेंस कहीं इधर होगी, इस एरिया में सेंट लॉरेंस। ओंटारियो झील से निकलती है, हाँ वहीं पे गिरती है। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस शील्ड में ना निकिल, सोना, मतलब बहुत ज़्यादा मिनरल्स निकलते हैं, प्लेटिनम, यूरेनियम, कोबाल्ट। तो इसीलिए यहाँ पे यही कारण है कि सडबरी व ओंटारियो जैसे शहर कई उद्योगों का विकास हुआ है, सडबरी और ओंटारियो। अब देखो आ जाओ अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र। अब यार मुझे इस पे ना पेन नहीं चलाना आ रहा है, नहीं मैं थोड़ा थोड़ा इस पे लिखता भी रहूँ। अच्छा अच्छा, यहाँ से हाँ ठीक 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 ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब सही है। चलो कोई नहीं, हो गया, ठीक है। देखो आप लोग इस चीज़ के लिए मैं कह रहा था, यहाँ ए वाला एरिया है, एक तो ए वाला एरिया है आपका, एक ए वाला एरिया है और एक ए वाला एरिया है।
फिजियोग्राफिकली ना अमेरिका को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो आपको अगर जैसा हो, इसको एक मतलब कैनेडियन शील्ड वाला एरिया है, इधर अपलेशियन हाई माउंटेन वाला एरिया है, इधर सेंट्रल एरिया है, सेंट्रल एरिया मतलब मैदानी वाला क्षेत्र है, और इधर फिर आपका कॉल्डेरा वाला और पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पे भी ये 4 पार्ट में पूरा अमेरिका को तोड़ा जा सकता है। अभी हमने कैनेडियन ये शील्ड वाला एरिया पढ़ा ना, शील्ड वाला एरिया पढ़ा कि यहाँ पे मिनरल्स बहुत होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये शील्ड से बना हुआ है, और यहाँ पे लेक्स भी बहुत ज़्यादा हैं। जो लेक्स हैं सबके नाम हमने यहाँ से देख लिए। अब देखो, सॉरी, मिनरल्स वही जो वहाँ पे अभी डिस्कस किए ना, तांबा है, आपका सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, ये वाला एरिया है। देखो शील्ड वाले में ये सब एरिया होता है। सडबरी है और आपका ओंटारियो जैसे सारे उद्योग का विकास हुआ है, ठीक है। अब देखो अपलेशियन क्षेत्र है। अपलेशियन क्षेत्र कौन सा है? इधर वाला एरिया है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे अपलेशियन माउंटेन है, इसीलिए इसका नाम अपलेशियन क्षेत्र बोलते हैं। अपलेशियन माउंटेन पाया जाता है जहाँ पे कोल का प्रोडक्शन होता है, कोयले का। इस पे यहाँ की प्रमुख नदी हडसन है, जिसके किनारे कौन सा न्यूयॉर्क सिटी है ना। और माउंट मिसेल जो है ना, अपलेशियन पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, माउंट मिसेल। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ आप जाने, ये भी यहाँ जान सकते हो, ग्रीन माउंटेन, वाइट हिल्स और ब्लैक माउंटेन्स कहाँ पे पाया जाएगा? अपलेशियन में। एक क्वेश्चन मतलब अगर उसका मन है एग्जामिनर का बना सकता है, ग्रीन माउंटेन, ब्लैक माउंटेन, वाइट माउंटेन्स कहाँ पे पाए जाएंगे, तो आप बोल दोगे अपलेशियन माउंटेन में पाए जाएंगे, ठीक है। और इसी पे पीडमोंट प्लेट्यू बोला जाता है, जो मतलब 2 पर्वत होंगे, मान लो एक पर्वत है, ये भी पर्वत है, इसके बीच में कोई उठा हुआ एरिया है ना, तो उसको पीडमोंट प्लेट्यू बोल देंगे। और देखो मध्यवर्ती विशाल मैदान, जो सेंटर वाला एरिया है ना, राकी पर्वत के पूर्व में, राकी और अपलेशियन के पश्चिम में नदियों द्वारा जो निक्षेपित मैदान, इसी को अमेरिका का विशाल मैदान कहा जाता है। इसका विस्तार मैक्सिको की खाड़ी से लेकर मैकेंजी नदी के ऊपर, मैकेंजी नदी तक पाया जाता है। इसकी नदी, प्रमुख नदी बता दिए थे, मिसिसिपी है, मिसौरी है, और एक इसको ध्यान रख लो कि इटास्का लेक से निकलती है मिसिसिपी, कभी कभी पूछ सकते हैं इटास्का। और ईटावाला क्या था अभी? ईटावीरा की खाने किस लिए प्रसिद्ध थी? लव ऐश के लिए। हाँ, वो साउथ अमेरिका में है, ठीक है। ऐसे रिकॉल करते रहो आराम से, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। यहाँ देखो घास बहुत होता है ना, इसको प्रेरी बोलते हैं, प्रेरी का मैदान। वहाँ पे क्या बोलते थे? कंपास, सेल्वास, कंपास, लानोस, पंपोस, ये सब वहाँ पे बोलते थे। अमेरिका में ना मक्का बहुत होता है, ठीक है, इसीलिए इसको मक्के की पेटी बोलते हैं। अब देखो पश्चिमी में कार्डिलेरा वाला जो एरिया है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसकी जो समानांतर श्रेणी है ना, इसको याद रख लो। कास्केड श्रेणी है, अलास्का श्रेणी है, सियरा नेवादा श्रेणी और रॉकी पर्वत है। अलास्का पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले, ठीक है। इसको देनाली भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको क्या नाम है? ठीक है, अब देखो कास्केड श्रेणी की सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट रेनियर, माउंट रेनियर, ठीक है। और आपका यहाँ पे कनाडा की सर्वोच्च चोटी है माउंट लोगन। बस ऐसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक कभी है तो बहुत बेसिक चीज़, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं, बस आपको इतने इन्फॉर्मेशन याद रखना है। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या? माउंट एल्बर्ट, एल्बर्ट। और प्रमुख पठार अभी दिखाए थे आपको, यूकान का पठार है, ब्रिटिश कोलंबिया का पठार है, ग्रेट बेसिन है, कोलोराडो और मैक्सिको का पठार है। माउंट
तो मैप में आप देखो ना, मैप मिल नहीं रही है। अच्छा, कौन सा? माउंट एल्बर्ट नहीं मिल रहा आपको? अच्छा, कोई नहीं, अभी कौन सा माउंटेन कहाँ पे है ना, आगे दिया हुआ है, परेशान ना हो। एक तो इससे मैं यूट्यूब नहीं हूँ यार। देखो, अमेरिका का जो कैलिफोर्निया राज्य है ना, वहाँ पे मोहावे डेजर्ट मिलता है, मोजावे मरुस्थल है। यह उत्तर अमेरिका का सबसे गर्म मरुस्थल है, इतना याद रखो आप। पश्चिमी तट पर सोनोरन मरुस्थल है, पश्चिमी तट पे देखो सोनोरन मरुस्थल है, वहाँ पे दिख रहा होगा आपको। आप लोग गूगल मैप का यूज नहीं करते हो ना? गूगल मैप पे तुरंत दिखते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन ये इसमें भी है मेजर मेजर चीज़ें। दिखाओ यार किनको, इम्पोर्टेंट चीज़ ढूंढो आप। सॉरी, ढूंढने में टाइम निकल जा रहा है। कोई नहीं, आपका इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं, मतलब आप जो जो मैं बता रहा हूँ ना, आप उस पर कमांड रखें। एक कोई नहीं, आज मिल जाएगी आपको। अब उत्तर अमेरिका की प्रमुख नदी है, देखो कोलोराडो रिवर, देखो इसको रॉकी पर्वत से निकलती है कोलोराडो रिवर, कैलिफोर्निया खाड़ी में गिरती है। बस इस पर इम्पोर्टेंट चीज़ जानते हो क्या? इस पर हूवर और पार्कर डैम है, इतना याद रखो आप। और ग्रैंड कैनियन में बहती है नदी, मीड झील का संबंध इसी नदी से। मतलब ये है कि कभी कभी हूवर और पार्कर बांध पूछ देंगे किस रिवर पे बनती है, तो आप इसको बता दो कोलोराडो रिवर पे बनती है। रियो ग्रांडे नदी अभी आप देखे थे, वो जो मैक्सिको और उसका बना रहा था ना, मैक्सिको और अमेरिका की प्राकृतिक सीमा, यहाँ पे दिया भी है। और ये सैंडी डेल्टा का निर्माण करती है। क्वेश्चन क्या आएगा, कहेगा सैंडी डेल्टा कौन बनाती है, तो आप कह दोगे कि रियो ग्रांडे रिवर बनाती है। बस ज़्यादा लोड मत लो। अब वही है कि आप इतनी इन्फॉर्मेशन ही याद रखो, बहुत ज़्यादा चक्कर में पढ़ोगे तो एक भी इन्फॉर्मेशन नहीं याद होंगी। तो मैं इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उस आपको बता दे रहा हूँ। और कोलंबिया रिवर है, एक कोलंबिया झील से निकलती है, ठीक है। अब इस पर क्या, इस पर पोर्टलैंड सिटी है, बस इतना है। हाँ हाँ, अच्छा, फ्रेजर रिवर इस पे दिख रहा है, यहाँ पे है देखो। आप लोग टाइम सही जगह लगाओ, इस चीज़ को भी एनालिसिस करो आप। ये मैप सही, आपका सही है, आप देखो इसको। अब इस टाइप का मैप आपके पास दिख रहा है नहीं, जहाँ पे फ्रेजर रिवर है। रिवर 3 ही 4 पूछेगा, मैं बता रहा हूँ ना आपको। 6 क्वेश्चन दिमाग में लेके चलना, वर्ल्ड जियोग्राफी 6 क्वेश्चन, उन 6 में से कौन सा आएगा, बस इतना ध्यान रखो। पूरा इन्फॉर्मेशन लोड नहीं लेना है, 6 ही क्वेश्चन आने हैं, तो आप इम्पॉर्टेंट ही चीज़ें पढ़ो, हम ये कह रहे हैं। बाकी पढ़ने के लिए आप पूरा पढ़ सकते हो। ए भी रिवर है यहाँ पे, कोई छोटी सी होगी, ए भी रिवर है, यहाँ भी कई रिवर्स हैं, प्लेटे रिवर है। जो इम्पोर्टेंट रिवर है मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा आप लोग भी मतलब एफर्ट मारो, इसीलिए मैप लेके बैठे हो आप ना। यहाँ पे देखो फ्रेजर रिवर है ना आपका, ठीक है। दिक्कत ये है, हम लोग ना बहुत ज़्यादा पढ़ने का आदी हो गए हैं, और कम पढ़ाते हैं तो लगता है कि यार कहाँ मतलब आएगा कि नहीं आएगा, या ऐसा कुछ होगा डाउट ना। डाउट में मत रहो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप प्रीवियस ईयर को अप्पो दीपो भाव, अप्पो दीपो भी मीन्स आप क्वेश्चन पेपर देखें, आप क्वेश्चन पेपर देखें किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे ही अपनी तैयारी करें आप। 6 क्वेश्चन में आप देखेंगे, हमने तो 20, 21, 22, इसीलिए 22, 23, 21 इसीलिए डिस्कस किया कि आपको पता चल जाए किस लेवल का क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर वैसे ही आपको आगे बढ़ना है। अब हाँ हाँ हाँ, ये चीज़ है। तो आप मेजर रिवर्स देख लेना, मैप में देख लें आप मेजर रिवर जो है।
अब देखो स्नेक नदी है, इस पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क है ना, येलोस्टोन नेशनल पार्क है, स्नेक रिवर पे। इस नेशनल पार्क की खासियत है ना, यहाँ पे गीजर निकलता है। गीजर क्या होता है कि गर्म पानी नीचे निकलता है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं निकलता है, कुछ समय निकला फिर रुक गया, फिर कुछ समय निकला फिर रुक गया। सॉरी हाँ, येलोस्टोन इसका नेशनल पार्क है, इसका नाम है यहाँ पे। ये कोलंबिया नदी सबसे है। इसके बाद हडसन नदी देखो, न्यूयॉर्क की खाड़ी में गिरती है, उत्तरी अटलांटिक में। अब ढूंढो इसको हडसन नदी को, आप तुरंत वहाँ पे जाओ, उत्तरी अटलांटिक में हडसन नदी। न्यूयॉर्क इस पे स्थित है, न्यूयॉर्क सिटी देखो आप, हडसन मिली। इसके बाद पोटोमैक नदी है, ये अपलेशियन पर्वत से निकलती है। वाशिंगटन डीसी इस पे है, बस इतना याद रखो आप, वाशिंगटन डीसी पोटोमैक पे है, हडसन पे आपका न्यूयॉर्क है। इससे ज़्यादा आपको जानना ही नहीं है। इस रिवर पे तो बहुत काम होता होगा, छोटी रिवर है। अब जैसे कोई बाहर का आदमी गंगा नदी जब पढ़ता होगा, आप खुद इमेजिन करो, गंगा नदी पे अगर उसको 4 शहर का नाम बताना होगा तो किसको बताएगा? वाराणसी बताएगा, प्रयागराज को बताएगा, जो बड़े हैं एक आध कोलकाता को बता देगा, एक आध और कोई। वो छोटा ये नहीं बताएगा, हापुड़ मतलब गढ़मुक्तेश्वर भी है। सॉरी यूपी यहाँ के पूछेगा ना, मैं बाहर वाले की दृष्टि से पूछ रहा हूँ कि कोई अगर वहाँ कनाडा में कोई एग्जाम हो रहा है और गंगा नदी पे कोई क्वेश्चन पूछना है तो गंगा नदी के सभी इसको थोड़ी बताएगा, गढ़ को नहीं बताएगा, वाराणसी को बताएगा, प्रयागराज को बताएगा। तो आप उस माइंडसेट से सोचो, जब यहाँ के एग्जामिनर जब वहाँ का कोई रिवर के विषय में पूछ रहा है तो वो क्या पूछेगा? वहाँ की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वहाँ की जो बड़ी चीज़ है उसको पूछेगा। तो आप उस माइंडसेट से चलो, एग्जामिनर के माइंडसेट से। अमेजोन से चलो, मुझे पढ़ाना है ना, कहाँ से क्वेश्चन आता है, सिर्फ आपको प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, आप परेशान ना हो, क्वेश्चन आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा। जो लोग ट्रस्ट करें यहाँ कब पढ़ें और फिर आप क्वेश्चन पेपर देखें तो आपको क्वेश्चन बाहर का नहीं मिलेगा। और मेरा इंश्योर यही करना है कि आपके क्वेश्चन होने चाहिए बस। हो सकता है मेरे पास ज्ञान की कमी हो, लेकिन मैं वही बताऊंगा जो क्वेश्चन आएंगे आपके, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जिस लेवल के आते हैं। मैं बहुत बड़ा ज्योग्राफर तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि आपको क्वेश्चन आपका करवा सकता हूँ, जो पीसीएस पूछेगा, यूपीएससी पूछेगा। देखो मिसिसिपी नदी है, अब इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि ये बड़ी नदी है। इसके विषय में तो वहाँ तक पूछ लेगा कि डेल्टा कौन सा बनाती है, फुट डेल्टा बनाती है, आर्कुएट डेल्टा बनाती है, किस टाइप की डेल्टा बनाती है, कहाँ पे गिरती है। तो मिसिसिपी बड़ी नदी हो गई, तो इसको हमें ध्यान से पढ़ना है। इसका एक एक पॉइंट कहोगे तो पढ़ देंगे। इसका उद्गम होता है इटास्का झील से, ठीक है। गिरती कहाँ पे? मैक्सिको खाड़ी। ये आपको जरूर याद होना चाहिए कि मिसिसिपी निकल कहाँ रही, इटास्का झील से निकल रही है। सहायक नदी कौन सी है? मिसौरी। और देखो सेंट लुइस के पास मिसौरी मिसिसिपी से मिलती है, सेंट लुइस के पास, ठीक है। सबसे लंबा इसका अफवाह तंत्र है। तो क्वेश्चन क्या देगा? मिसिसिपी रिवर और लॉरेंस रिवर, पोटोमैक रिवर, हडसन रिवर, उसमें सबसे बड़ा अफवाह तंत्र किसका है? मिसिसिपी का। हमें अगर उत्तर अमेरिका सोचना है तो मिसिसिपी को जरूर सोचना है क्योंकि वो सबसे बड़ी रिवर है वहाँ की। अगर एक क्वेश्चन मुझे रिवर पे बनाना होगा तो मैं किस पे बनाऊँगा? मिसिसिपी बनाऊँगा। मेरे पास यही ऑप्शन है बस। तो एक ही क्वेश्चन बनाना है मुझे। उस क्वेश्चन के उद्देश्य से आप देखो कि हमें एक बनाना होता तो मैं कौन सा बनाता क्वेश्चन। तो मिसिसिपी को हम अच्छे से पढ़ रहे हैं इसीलिए। अब देखो इसके मुहाने पे क्या, न्यू ऑर्लियंस बंदरगाह स्थित है, इसके मतलब इसके मुहाने पे, मिसिसिपी पे। अब देखो पंजाकार डेल्टा बनाती है, पंजे का आकार का डेल्टा बनाएगी। इसके उत्तरी बेसिन के आसपास के क्षेत्र देखो, मक्का, गेहूँ, ये सब के लिए बहुत फेमस है, कपास की खेती के लिए। तो ये हो गया आपका मिसिसिपी रिवर। इसके बाद सेंट लॉरेंस रिवर, कनाडा के क्यूबेक और मॉन्ट्रियल शहर इस पर स्थित हैं। ये ओंटारियो झील दिख रही है, आप देखो ओंटारियो झील मैप में। और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ये गिरती भी है, अभी मैम बता रही थी। और मॉन्ट्रियल विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है। अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमारा दिमाग तुरंत हमारे इंडिया में आना चाहिए। ब्रह्मपुत्रा पे माजुली जो द्वीप है, जो आसाम में है, वो भी क्या है कि आपका नदी द्वीपीय है।
तो नदी के बीच ही द्वीप बन जा रहा है, तो नदी इतनी बड़ी है। तो सेंट लॉरेंस, क्यूबेक कनाडा का सरहद इसी पे है। और देखो सेंट लॉरेंस नदी ही है ना जो पूरे उनको कनेक्ट करके, झीलों को जो वहाँ पे लेक्स हैं उनको कनेक्ट करके इससे नेविगेशन होता है, अंतरस्थलीय जलमार्ग है ये। और बस ये इनकी इम्पोर्टेंट नदी थी, एक दो और होगी देख लेते हैं। बस फ्रेजर नदी अभी ऊपर दिखाए थे, इसका बस आपको एक ही ध्यान देना है कि गिरती कहाँ पे है। फ्रेजर नदी देखो कहाँ पे गिरती है, प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत में। निकलती कहाँ से, रॉकी पर्वत से। और बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वैंकूवर यहाँ का प्रसिद्ध बंदरगाह कनाडा का, इसी के मुहाने पे है वैंकूवर। अब एक चीज़ और जान रहे हो कि लकड़ी का यहाँ पे बहुत उत्पादन होता है। जो लोग पहली क्लास पढ़े होंगे, मैं बताया था कि लुम्बरिंग इंडस्ट्री बहुत चलती है वहाँ पे कनाडा में, पेड़ों की कटाई जो होती है वहाँ पे। तो वहीं से वैंकूवर लकड़ी के उत्पाद वहाँ से होते फिर एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। मैकिंजे रिवर देखो आप मैप में मैकिंजे रिवर दिख रही है आपको? एक लोग को तो होना चाहिए यार यहाँ पे। सही है। ठीक है, मैकिंजे रिवर देखिए ग्रेट स्लेव झील से निकलती है। इसके बाद एक यूकॉन रिवर है, देखो इसको कहाँ से निकल रही, ब्रिटिश कोलंबिया से निकल रही है आपका ना, गिरती कहाँ पे, बेरिंग सागर में। इसका संबंध क्या, यूकॉन के प्लेट्यू से है। अब देखो इंपॉर्टेंट झीलें क्या है। नदी में आप फोकस कर लो ना, हर एक नदी से आपको 3 इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा याद ही नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन आने नहीं है। इंपॉर्टेंट रिवर से 3 इन्फॉर्मेशन याद रखो, जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है, बस इससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है आपको। मतलब पढ़ सकते हो आप अपने खोज के लिए, रिसर्च के लिए, लेकिन क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। देखो महत्वपूर्ण झीलें क्या, ग्रेट बियर झील है ना कनाडा में। ठीक है, चलो अब इतना जूम रहेगा। देखिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, ग्रेट बियर लेक है ना, इसके ऊपर से अंटार्कटिक वृत्त गुजरता है। हाँ, ग्रेट बियर मीन्स भालू होता है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े भालू पाए जाते हैं, ग्रेट बियर, इसीलिए उसका नाम ग्रेट बियर रख दिए हैं। और ग्रेट स्लेव लेक है, इसके निकट कनाडा के उत्तर पश्चिमी राज्य की राजधानी येलोनाइफ स्थित है ना, इसी से मैकिंजे नदी निकलती है। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ देंगे कि मैकिंजे नदी कहाँ से निकलती है, तो आप कह दोगे ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है। इसके बाद अथाबास्का झील है, या ग्रेट स्लेव झील और रेंडिया झील के मध्य में स्थित है। ये देखो झीलें आपको दिख रही हैं कि नहीं, ये झीलें आपके मैप में देखिए, आप लोग देखें दिख रही कि नहीं, ये मतलब स्लेव झील व रेंडिया झील, अथाबास्का लेक। इसके बाद रेंडिया झील है आपका, ये चर्चिल नदी यहीं से गिरती है। विनिपेग लेक है, इस लेक के विषय में आपको अच्छे से जानना चाहिए, ये वाला लेक।
सुपीरियर लेक, जैसे मिसिसिपी, सुपीरियर, ऐसा बड़ी बड़ी चीज़ें, इनके विषय में आप थोड़ा डिटेल में जा सकते हो। एक मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर, उच्च भूमि पर स्थित, मतलब हाई लैंड पे है, ठीक है। और यहाँ पे लोहे का उत्पादन होता है, लोहे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और सुपीरियर झील के तट पे क्या डुलूथ शहर है, यहाँ पे डुलूथ ना। और इसलिए यहाँ पे ना लौह इस्पात का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है, जो अभी झील नहीं पढ़े थे आप, ह्यूरॉन था, ओंटारियो था, और ये था सुपीरियर था, विनिपेग था। साल्ट सेंट मेरी कनाडा की एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो इसका ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जितने यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ ह्यूरॉन झील है। वैसे एक बात देख लो आप, यहाँ पे लेक सुपीरियर है, फिर क्या है आपका लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी, लेक ओंटारियो, हाँ ओंटारियो है। अब देखो ये पूरे लेक्स हैं, लेकिन इनको ना कनेक्ट कर दिया गया आपस में। तो मान लो अगर आपको कोई सामान यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो आप क्या करोगे, इसके थ्रू कोई मतलब जहाज़ से यहाँ पे लेके आओगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ पूरा नेविगेबल है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप हुई हैं, नेविगेशन आसान हो जाता है ना। अभी आप पढ़ोगे जब मेंस में, तो एक डायग्राम बनता है ऐसे, मान लो यहीं बना देते हैं। मान लो ये आपका डिस्टेंस है और ये आपका मान लो कास्ट है। तो अगर आप सड़क से जाओगे, सड़क से कास्ट आपकी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो लेकिन अगर आप पानी से जाओगे, पानी के मार्ग से, तो शुरुआत में तो ज़्यादा कास्ट होगी, लेकिन फिर कास्ट कम होती जाएगी। जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाए कास्ट आपका कम हो जाएगा। इसीलिए आप देखोगे यूरोप में ना जो सामान वामान की जो ढुलाई होती है, वहाँ की नदियों से होती है। ऐसा हर कंटिनेंट में है। आज़ादी के पहले भारत में भी नदियों से ही सामान को ढोया जाता था, गंगा नदी वगैरह से। और एक रेलवे का भी है, कुछ डायग्राम बनता है। तो जब भी कोई परिवहन का क्वेश्चन जब मेंस में आप आंसर लिखोगे, तो इस टाइप का एक बना दोगे। ये दिया भी है, खैर जब हम मेंस ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन में इसको पढ़ेंगे। इस डायग्राम को बना दोगे तो एग्जामिनर बस यही डायग्राम देखेगा, आपको पूरा मतलब आधा से ज़्यादा नंबर दे के निकल जाएगा, क्योंकि उसको पता है, बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर, इसको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे इकोनॉमिकल है। तो ये मेंस पर्सपेक्टिव हो गया खैर। लेकिन ये नदियों मतलब लेक्स को आपस में ज़्यादा जोड़ा गया है, ठीक है। हाँ मिशिगन लेक है। मिशिगन कहाँ पे है, ये है ना। अब देखो इस पे ना शिकागो शहर है, मिलावाकी शहर इस पे स्थित है ना। और पेंसिल्वेनिया कोयला उत्पादक क्षेत्र के मध्य अवस्थित गैरी शिकागो औद्योगिक प्रदेश है यहाँ का, जिसपे लोहे का इस्पात उद्योग को हुआ है, लौह इस्पात उद्योग। शिकागो में ना मांस का भी बहुत ज़्यादा वो होता है। आप देखोगे मांस वहीं ज़्यादा होगा जहाँ पे ग्रासलैंड होंगे। ग्रासलैंड यहाँ पे क्या किया, घासेस को उगाया जाता है। एक क्वेश्चन रिकॉल करो, अल्फा कहाँ पे था, इधर से कोई बताएगा। अल्फा घास कहाँ पे थी, अल्फा कहाँ पे, साउथ अमेरिका में था। अल्फा घास का उपयोग किया जाता था वहाँ पे, मीट, राइट, वहाँ पे था। तो वैसे ही यहाँ पे भी ग्रासलैंड है, तो उस ग्रासलैंड का यूज किया जाता है, कॉर्न वान उगाया जाता है यहाँ पे। कॉर्न उगा करके उसको खिलाया जाता है, मतलब पिग्स को और दूसरे जानवरों को, जिससे वो मोटे हो जाएं, फैटेनिंग करते हैं। मतलब आर्टिफिशियली वहाँ पे कॉर्न उगा करके, घास उगा करके जानवरों को खिलाया जाता है, जिससे जानवर मोटे हो जाएं। फिर उनको हम काटेंगे, प्रोसेस करेंगे यहाँ से, फिर बेच देंगे। इसीलिए देखो यहाँ पे शिकागो जो है आपका ना, शिकागो मांस उद्योग के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे देखो मांस प्रसंस्करण के लिए। इसके बाद ईरी है आपका, ये देखो ये वाला लेक जो ईरी पे क्या डेट्रॉयट शहर है, ठीक है। ये इस पे ऑटोमोबाइल के लिए बहुत फेमस है डेट्रॉयट। और इसके बाद उत्तर अमेरिका का जो देखो सबसे बड़ा जलप्रपात है ना, नियाग्रा नदी पे ही स्थित है। ओंटारियो और ईरी के ना, हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ईरी को ओंटारियो झील से जोड़ती एक वेललैंड नहर है, और इसी के समीप है नियाग्रा यहाँ पे।
और इसके बाद नियाग्रा जलप्रपात समेत बफेलो शहर भी यहीं पे है। बफेलो, भैंस के नाम पे बफेलो पूरा। पूरा एरिया ही वही है ना। अब देखो ओंटारियो लेक पे आ जाओ आप। ओंटारियो कहाँ पे है? यहाँ पे है। हमने इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया। ओंटारियो पे देख लेते हैं। देखो इसको पढ़ रहे हैं, हमारा दिमाग तुरंत जाना चाहिए अफ्रीका में। अभी हम अफ्रीका नहीं किए। वहाँ पे भी लेक्स हैं। लेक विक्टोरिया है, लेक तुर्काना है, लेक टना है। तो वहाँ पे भी एक सीक्वेंस सा बनता है, सेम पैटर्न वहाँ भी फॉलो होगा। तो मतलब हमें लिंक करके पढ़ना है चीज़ों को। ओंटारियो लेक देखिए, कनाडा का टोरंटो और हैमिल्टन और किंगस्टन 3 शहर जो है ना वो इस पे ओंटारियो झील पे हैं। और ओंटारियो मतलब टोरंटो क्या है, कनाडा की क्या है, राजधानी है ना। कनाडा के ओंटारियो प्रांत की राजधानी है टोरंटो। यहाँ पे ये हाँ, टोरंटो वहाँ का एक ओंटारियो प्रांत है, उसकी राजधानी है। इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है आपका, बस एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट देखो, सेंट लॉरेंस नदी जो है ना ओंटारियो झील से निकलती है। बस इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं, बाकी सब चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ग्रेट साल्ट लेक है। ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पे है? ग्रेट साल्ट लेक कोई बताएगा मुझे किधर है? ग्रेट साल्ट लेक पश्चिमी में है कि पूर्वी में है? हाँ, वो बीच में जो हमने वहाँ पे बताया था ना। देखो ग्रेट साल्ट लेक यहाँ पे है। हाँ, ग्रेट साल्ट है, स्लेब ऊपर है। यहाँ देखिए स्लेब यहाँ पे, ग्रेट स्लेब। अच्छा, इन लेक्स के नाम के पीछे भी रीजन है। स्लेब पहले यहाँ पे ना जो स्लेब होते थे ना, दासों को लाया जाता था यहाँ से, इसलिए ग्रेट स्लेब नाम रख दिया। और इसका ग्रेट साल्ट लेक है आपका, ठीक है। अब देखो इसने यहाँ बता भी दिया, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो को ग्रेट लेक्स कहते हैं। और सबसे बड़ी कौन है? सुपीरियर है। और सबसे छोटी ओंटारियो। हाँ सुपीरियर, राइट। और देखो मिशिगन है, इसका ओवरऑल अमेरिका में ही है ये। बाकी सभी ना कनाडा अमेरिका दोनों में मतलब उनका है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि सिर्फ मिशिगन है जो मतलब अमेरिका वाले मिस नहीं करना चाहते इसको, मतलब ना इसीलिए पूरा अपने साथ रखते हैं मिशिगन को, इसको मिस नहीं करना चाहते। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। और बाकी सब लोग मतलब साथ साथ रहते हैं। जब साथ रहेंगे तो मिस करने कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप जल संधि देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट देखेंगे, ज़्यादा इसमें घुसेंगे नहीं। देखो हडसन जल संधि देख सकते हो। देखो आप लोग को मिल रहा है हडसन जल संधि, लिब्रा इधर होगा, मतलब अमेरिका का जब मैप बनाओगे कहीं इस साइड होगा हडसन, ठीक है। हडसन की खाड़ी और लिब्राडोर सागर से जोड़ती है। अभी जब हम लोग करंट पढ़ेंगे, वाटर करंट मतलब ओशियन करंट, तो वहाँ एक लिब्राडोर करंट भी आती है, लिब्राडोर करंट। और लिब्राडोर करंट और मैक्सिको करंट जहाँ पे मिलती है वहाँ मछली उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। न्यू फाउंडलैंड कनाडा का वो जगह है, तो आप ये देख लें। इसके बाद आप लोग फ्लोरिडा जल संधि देखें कहाँ पे है, मैप में देखो फ्लोरिडा कहाँ पे है। फ्लोरिडा क्यूबा से अलग करती है फ्लोरिडा को। कहीं इस साइड होगी, देखो इस साइड क्यूबा से अलग करती है फ्लोरिडा को। इसके बाद पनामा शहर देखो, पनामा नहर, सॉरी, हाँ, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर जोड़ती ना पनामा। जैसे ऐसे करोगे, मान लो साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, पनामा नहर इधर होगी कहीं। यहाँ पे जानते हो एक झील भी बना गया है, गटून झील। इस नहर में जल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए गटून झील बनाया गया है। और पनामा सिटी इसी पे है।
ठीक है। जुआन डी फूका देखो जल संधि कहीं दिख रही है आपको? कनाडा का वैंकूवर जो है, हाँ मतलब जानते हो कहाँ पे होगा? कहीं कहीं इस साइड होगा, देखो जुआन डी फूका। चलो उतना वैसे इम्पोर्टेंट है नहीं। बेरिंग जल संधि दिख रही है किसी को? बेरिंग अलास्का वाले रीजन में होगा कहीं पे, कहीं यहीं पे होगा बेरिंग, इस साइड रसिया को अलग कर रहा होगा। ठीक है, अमेरिका को अलास्का को रूस से साइबेरिया से अलग करता है। अब देखो क्लाइमेट देख लेते हैं ना। देखो अमेरिका का मैप यहाँ तो बनेगा नहीं, यहाँ बना देता हूँ छोटा सा। ऐसे बस उत्तरी भाग को छोड़कर संपूर्ण उत्तर अमेरिका ग्रीष्म ऋतु में गर्म रहता है। ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी के सीजन में गर्म रहता है, बस इसको छोड़ करके बाकी पूरा अमेरिका। एक्चुअली ना चीज़ें और थोड़ा सेटल्ड होंगी जब हम थोड़ा क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे वर्ल्ड का, तो कौन सी विंड सिस्टम कहाँ पे है तो आपको वहाँ का क्लाइमेट पता चल जाएगा। जब आपका वहाँ पे क्लाइमेट पता चलेगा तो आप वहाँ पे कौन सी वेजिटेशन है, कौन सी वेजिटेशन के साथ साथ कौन सी इंडस्ट्री, थोड़ा और क्लियर होगा। अगला स्टेप वही है। अभी आप इन सब चीज़ों को जान जाएँ, थोड़ा फैक्ट चीज़ों को, फिर हम इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। तो ये जलवायु आप देख सकते हैं यहाँ पे। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं, जो गेहूं, कपास ये सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कनाडा के प्रेरी प्रदेश को गेहूं की पट्टी बोलते हैं ना, और अमेरिका के लिए मक्का की पट्टी। मतलब कनाडा में गेहूं ज़्यादा होता है और अमेरिका में क्या होगा? मक्का होगा। ठीक है, और जहाँ जहाँ गेहूँ मक्का होगा समझ लो आप वहाँ पशुपालन भी होगा, और पशुपालन जहाँ पे भी ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या? मीट इंडस्ट्री होगी, डेयरी इंडस्ट्री होगी। तो इस फैक्टर को आप देख सकते हो। जमैका केले के लिए और क्यूबा चीनी में विश्व प्रसिद्ध है। क्यूबा को चीन का कटोरा बोलते हैं, चीनी का। ठीक है, और हम अच्छा ठीक है। अभी ज़्यादा जूम करने के चक्कर में ना इसका सिस्टम मुझे कम समझ में आ रहा है, मैं कल सीखूंगा इसको अच्छे से। सॉरी, यहाँ पे हाँ हाँ इधर अच्छा ज़्यादा कर दी क्या? हाँ ठीक ठीक ठीक, थैंक यू यार। हाँ इससे सही है, अभी सही है इतने पे, ठीक है। देखो यार, हो सकता है मुझे चलाना कम आता है लेकिन मुझे ज्योग्राफी समझाना आ रहा है। ठीक है, देखो मैक्सिको, आप इतना बस ऐसे इजी में पढ़ो, यहीं क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिको कावा के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, और हवाई जो है ना वहाँ पे इतना चलता रहता है। हाँ इसको आप देख लो। अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन बोलते हैं। एस्कीमो जो लोग ना वहाँ पे जो नॉर्थ वाला एरिया है जहाँ पे बहुत बर्फ़ पड़ता है, ये लोग एस्कीमो बोलते हैं उनको। हाँ बर्फ़ के, देखो यहाँ बताए भी हैं, बर्फ़ के घर बनाते हैं जिसे इग्लू कहते हैं। क्वेश्चन ये बना देगा कि एस्कीमो किस में रहते हैं, ऑप्शन ए ऐसे, तो आप इग्लू में लगा दो इसका। और बाकी तो इतना ज़्यादा अंदर जाना नहीं है। हाँ देखो इम्पॉर्टेंट जो महाद्वीप के प्रमुख शहर क्या है, न्यूयॉर्क किसके लिए ज़्यादा है? फेमस है। अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी यहीं पे है, और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। इतनी चीज़ें आप जरूर जानें न्यूयॉर्क के विषय में। बाकी ऊंची इमारत भी है, इससे हमें ज़्यादा लेना देना है नहीं। मतलब एग्जामिनर खुद क्वेश्चन बनाएगा तो ये नहीं पूछेगा ऊंची इमारत वाला, वो पूछेगा कि सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, बस ये तीन इसका इम्पॉर्टेंट है न्यूयॉर्क का। शिकागो किस लिए फेमस था, इधर कोई बताएगा? उधर पीछे, राइट। और किस लेक पे था?
वहाँ पे एक लेक थी, झील, मिशिगन। हाँ, आप ऐसे दिमाग में सोचते रहा करें, आगे चल रहे हैं तो पीछे का भी थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड में चलना चाहिए, क्योंकि वहीं से लिंक करेंगे इसको। हॉलीवुड कहाँ पे है? लॉस एंजल्स में है ना हॉलीवुड। हॉलीवुड जो मूवी बनती हैं। मैक्सिको सिटी भी आप देख सकते हो। मैक्सिको सिटी मैक्सिको की राजधानी है ना। सिलिकॉन वैली याद रखो, सैन फ्रांसिस्को जो है ना, देखो आपको उसका उत्तरी अमेरिका का देखो, आपको सैन फ्रांसिस्को नगर दिख रहा है, उसको सिलिकॉन वैली बोलते हैं। कुछ इधर साइड होगा यहाँ पे। हाँ, इस साइड होगा सिलिकॉन वैली, सैन फ्रांसिस्को सिटी। बस वही बस जानना हमें, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो। मॉन्ट्रियल कनाडा का है ना, मॉन्ट्रियल कनाडा का सिटी है। ठीक है, जहाज व इंजीनियरिंग है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, बस इससे ज़्यादा नहीं। यूएसए के विषय में जान लो, 50 राज्य से मिलकर बना है, और विश्व का क्षेत्रफल दृष्टि से रूस कनाडा के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है ना। इसकी जनसंख्या दृष्टि से चीन और भारत के बाद ये तीसरा स्थान है, सॉरी। और क्षेत्रफल के बाद तीसरा है रूस कनाडा के बाद, और जनसंख्या के बाद तीसरा है आपका, मतलब दोनों में तीसरा पोजीशन है। राज्य पूछ रहे थे भाई साहब, 50 राज्य है। फिफ्टी राज्य। अब देखो, आप यूएसए को भी ना और डिटेल में पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता यूएसए को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। 2 पार्ट में आप यूएसए को डिवाइड कर सकते हो, 3 पार्ट में, सॉरी। देखो, यूएसए वाला जब मैप आप देखोगे ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसको आप पश्चिमी कार्डिलेरा वाला सेक्टर है, मध्यवर्ती निम्न भूमि है, और पूर्वी उच्च भूमि है, ये वाला एरिया। इस 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। और देखो, पश्चिमी कार्डिलेरा में आपका रॉकी पर्वत के पश्चिम में ना कास्केड श्रेणी, तथा दक्षिण में सियरा नेवादा श्रेणी का विकास हुआ है। अब देखो, 2-3 चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे वो पूछ देंगे ना, प्यूजेट साउंड बेसिन, बिलमार्टे घाटी तथा कैलिफोर्निया घाटी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपका यूएसए में पाई जाएगी ना। रॉकी और कास्केड के बीच में पाई जाएगी। कई झील है ना, इन झील का नाम भी आपको जानना चाहिए। इन नदियों में स्नेक, कोलंबिया और कोलोराडो भी प्रमुख हैं। कई झील भी हैं और नदी भी हैं इसमें। स्नेक रिवर है, कोलंबिया रिवर है, कोलोराडो रिवर है, ये सब हैं। ग्रेट साल्ट लेक भी इसी में है ना। और देखो, मध्य भूमि में आ जाओ, जो रॉकी से नदी निकलेंगी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है ना उपजाऊ मैदान बनाने के लिए। अपलेशियन पर्वत अब तीसरा पार्ट है, पूर्वी उच्च भूमि। सबसे ऊंची चोटी क्या है अपलेशियन की? माउंट मिसिल। इसको आप याद रखें, ये इंफॉर्मेशन याद रखें। अब देखो, यहाँ की और 1-2 चीज़ें और जान लो आप। जलवायु यहाँ की जान जाओ आप। संयुक्त राज्य अमेरिका का देशांतरी विस्तार अधिक होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव अधिक होता है। महाद्वीपीय जलवायु का मतलब यही है, जैसे ऐसे देखो, ठीक है, ये तो रॉकी माउंटेन हो गया, इधर भी थोड़ा सा माउंटेन वाला एरिया, अपलेशियन वगैरह है, तो बीच का जो एरिया है पर्वत, वो है मैदानी एरिया है। तो इधर से हवा चलेगी, इधर से चलेगी, बीच में थोड़ा सा ना सूखा वाला एरिया आ जाएगा, महाद्वीपीय कंटिनेंटल इफेक्ट बोलते हैं उसको। हम जब वो पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, तो उसमें विंड सिस्टम को पढ़ेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सूखा वाला एरिया हो जाएगा। और बताएं, बर्फबारी भी होती है, तो महाद्वीपीय इसमें चीज़ें होंगी।
पश्चिमी तट के मध्य व उत्तरी भाग में पछुआ पौने से वर्ष भर वर्षा होती है। वहीं कैलिफोर्निया राज्य में भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता होने से शीत ऋतु। आप लोग एक बार कैलिफोर्निया राज्य ढूंढो। कैलिफोर्निया की इंपॉर्टेंस है ना, यहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पाई जाती है। कैलिफोर्निया मिला किसी को? हाँ, कैलिफोर्निया में क्या है ना, हर जगह तो वर्षा, इसमें ठंड में वर्षा होती है। यहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जब पढ़ोगे आप, भूमध्य सागरीय जलवायु, तो उसमें क्या होता है, वर्षा जो होता है ना वो ठंडी में होती है। हाँ, ठंडी में होती है, मतलब ये विंटर में होती है। और बाकी जगह क्या होगा, गर्मी में वर्षा होती है। तो यही इन्होंने बताया, कैलिफोर्निया राज्य में भूमध्य सागरीय जलवायु, इतना आप याद जरूर रखना, कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु। इसको हम डिस्कस करेंगे। कैलिफोर्निया कहीं यहाँ पे पाया जाएगा ना, तो इसमें क्या होगा, जब यहाँ पे कुछ समय तक तो इधर से विंड आती हैं, फिर जब सन का मूवमेंट ऊपर नीचे होता है तो विंड कुछ इधर से आने लगेंगी कुछ समय तक। मतलब जगह सेम है, कुछ समय तक वर्ष में विंड इधर से आएंगी, कुछ समय तक इधर से आएंगी। जब इधर से आएंगी तो पानी लेकर के इधर वर्षा कर देंगी, इधर से आएंगी तो सूखा हो जाएगा विंड। तो ठंडियों में क्या होगा, ठंडियों, अगर आप एक मोटा मोटी ऐसे बता दे रहा हूँ, मान लो ये सन है, मतलब ये अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है। ठंडियों में सूरज कहाँ चला जाता है, सूरज तो वहीं रहता है खैर, लेकिन ठंडियों में हमारे यहाँ ठंडी पड़ने लगती है ना, हम लोग इस एरिया में रहते हैं, और तो सन कहीं इधर चला जाता है घूमने तैरने नीचे साइड। तो ठंडियों में क्या होगा, पूरा इसका विंड सिस्टम नीचे आ जाएगा। तो कैलिफोर्निया इधर रहेगा ना, तो विंड क्या यहाँ से बहने लगेंगी ठंड में। ठंड में जब यहाँ से बहेंगी तो यहाँ से पानी है इस साइड से पैसिफिक ओशियन, वाटर उठाएंगी, यहाँ बारिश कर देंगी। तो ठंड में बारिश हो जाएगी भूमध्य सागरीय वाले में, और गर्मियों में सन फिर इधर आ जाएगा और फिर हवा सिस्टम इधर चला जाएगा, तो वहाँ बारिश नहीं होगी। तो भूमध्य सागरीय का एक इम्पॉर्टेंट आप फैक्टर रखो, जहाँ भी भूमध्य सागरीय जलवायु होगी वहाँ पे वर्षा हमेशा शीत ऋतु में होगी, ठंडी में होगी। इस चीज़ को आप मतलब इसको ध्यान रखें। तो कैलिफोर्निया उसी का एग्जाम्पल है। ऐसे ही आप जब वर्ल्ड मैप बनाओगे ना, तो वर्ल्ड के कई शहर हैं जहाँ पे आपका भूमध्य सागरीय जलवायु होता है। जैसे साउथ अफ्रीका के कुछ सिटीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया के कुछ सिटीज़ हैं, साउथ अमेरिका का चिली वगैरह का कुछ सिटी है जहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो वो एक क्वेश्चन वहाँ से बन जाता है कि वर्ल्ड के कौन कौन से शहर हैं जहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो कैलिफोर्निया उनमें से एक है। हमने वहाँ पे मिस कर दिया बताना, साउथ अमेरिका में भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है, आप लोग बताएंगे हमको सर्च करके कि कौन सा सिटी है, वहाँ पे भी है, ठीक है। और देखो मध्यवर्ती भूमि में शीतोष्ण घास का विकास हुआ, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरी का मैदान कहते हैं ना, ठीक है। और आर्थिक विशेषताओं में आ जाओ आप। दिख रहा है ना लोगों को। आर्थिक में कृषि तथा पशुपालन है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत मॉडर्न एग्रीकल्चर होती है। कभी आप यूट्यूब पे देखना ना, बड़े बड़े इनके मतलब वो होंगे, खेत होंगे, और ये पूरा सिस्टम से आप देखोगे कि कटाई भी कर रहे हैं एक साइड से गेहूं का, पूरा मतलब मॉडर्न। एक ही आदमी होगा लेकिन बड़े बड़े फार्म्स को, बड़े बड़े खेतों को मैनेज करेगा, किससे, मशीनों के द्वारा। तो वहाँ पे मैकेनाइड एग्रीकल्चर होती है। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लेक्स के आसपास के क्षेत्रों में न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन में डेयरी उद्योग का विकास हुआ है। कैलिफोर्निया में देखो भूमध्य सागरीय जलवायु है, तो यहाँ पे ना रसदार फल जैसे नींबू, संतरा, अंगूर आदि का उत्पादन होगा। जहाँ पे भी आपका भूमध्य सागरीय जलवायु है वहाँ पे आपको सिट्रस फ्रूट बोलते हैं। सिट्रस फ्रूट मतलब जिसमें विटामिन सी अधिक होता है। विटामिन सी किसमें, नींबू में हो गया, आपका संतरे में हो गया। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए आप देखोगे जब भूमध्य सागरीय जो हैं कंट्रीज है, जो जहाँ भूमध्य सागर है उसके आसपास की कंट्री देखोगे, जैसे इटली हो गया, आपका फ्रांस हो गया, तो वहाँ पे ना हर एक देश का अपना अपना शराब है, वाइन, उनका ब्रांड चलता है। तो कौन सी वाइन अंगूर से बनी है, ग्रेप से, कौन सा संतरे से बनी है, तो वहाँ पे सिट्रस फ्रूट अधिक होते हैं। इस वजह से वहाँ पे वाइन जो बनता है, शराब उद्योग है, वो बहुत डेवलप होता है जहाँ मेडिटेरेनियन। तो एक फैक्ट मैं वहाँ से जोड़ दे रहा हूँ आपको। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु है वहाँ पे एक मतलब सिट्रस फ्रूट या रसदार फल होते हैं, नींबू, संतरा, अंगूर, इस सब का अधिक उत्पादन होगा। तो इनको हम उसमें वाइन इंडस्ट्री में यूज कर लेते हैं। तो ये तो पता चल गया ना कि कृषि और पशुपालन खूब होता है। मिशिगन वगैरह आपने बता ही दिया, वहाँ से मांस प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। इसके बाद आप खनिज में आ जाओ, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं।
संयुक्त राज्य प्रमुख लोहा खनन क्षेत्र। सुपीरियर झील में क्या होता है, लोहा का उत्पादन होता है। तो आप इसको कुछ ट्रिक से याद कर लो, सुपीरियर झील में लोहा होता है। मेसाबी रेंज तथा मिशिगन क्या है, प्रमुख लौह खाने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि पूछ देगा मेसाबी रेंज। इताबीरा कहाँ है, सबसे लास्ट वाली बताएंगे मैम। इताबीरा की खान कहाँ पे है? हाँ गुड, किस लिए फेमस है? हाँ राइट, गुड। इसमें क्या है ना, वो मैचिंग करा देंगे, मेसाबी रेंज दे देंगे, इताबीरा दे देंगे, मिशिगन दे देंगे, और पूछ देंगे कि इनमें से कौन सा लोहे के लिए फेमस है। और देखो कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, अपलेशियन प्रदेश में। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, कोई मुझे बताएगा, मैं पूछूंगा जिससे वही बताएगा। चलो ये मान लो ये है अमेरिका है, ठीक है। अपलेशियन माउंटेन यहाँ होगा, यहाँ होगा, या इधर होगा, इस साइड होगा ना, गुड। अपलेशियन माउंटेन में ना कोयला बहुत पाया जाता है, कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं। और बर्मिंघम और यहाँ पे मोंटाना राज्य का बुट्टे है ना, ये प्रमुख तांबा के लिए फेमस है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके। और देखो पिट्सबर्ग विश्व की लौह इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है, इतना याद रखो। और कैलिफोर्निया का राज्य का लॉस एंजलिस हॉलीवुड के लिए प्रमुख। देखो आप देखोगे ना, जहाँ पे एक ऐसे दिमाग को खोल के रखो, जहाँ पे आपको पहले कोल मिलता है, आयरन मिलता है, वहाँ पे ही लोहे का ज़्यादा वो होता है, क्योंकि लोहा को पिघलाने के लिए ना कोयले की ज़रूरत पड़ती है, आग की ज़रूरत पड़ती है, बिजली की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आप देखोगे जहाँ जहाँ कोल है और आयरन है, मतलब आयरन के साथ अगर कोल मिला तो फिर वहाँ पे आयरन इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है। इसके बाद मिशिगन झील के पास गैरी लौह इस्पात उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, गैरी, आप इसको याद रखें गैरी को। और डेट्रॉयट नगर क्या है, मोटर गाड़ियों के लिए फेमस है। डेट्रॉयट कहाँ पे होगा, कोई आइडिया किसी को? डेट्रॉयट मोटर गाड़ी के लिए है, जो ग्रेट लेक वाला एरिया है, हाँ वहीं पे है। वहीं पे एक और शहर है डुलूथ, हाँ वो भी ऑटोमोबाइल के लिए है। तो हाँ इतना याद रखेंगे ना, अगर कोई एग्जामिनर पूछेगा क्वेश्चन वही पूछेगा, क्योंकि ये लोग फेमस हैं। और इसके बाद आप उत्तर अमेरिका की परिवहन व्यवस्था देख सकते हैं। यहाँ पे पार महाद्वीप रेल मार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इसमें दिए हैं कि नहीं है, शायद नहीं दिया। इसको ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे बोलते हैं, ट्रांस कॉन्टिनेंटल। पार मतलब ना, मतलब यही मान लो ये अमेरिका है, यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा, ये रेलवे पूरा आर पार हो जाएगा, तो आप इसको पार बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। अटलांटिक महासागर यहाँ पे है, इसको प्रशांत महासागर से जोड़ेगा। शिकागो शहर रेल मार्गों के मतलब जंक्शन के रूप में काम करता है। शिकागो अभी किसके लिए फेमस था, मीट के लिए, गुड। और मिशिगन पे पाया जाता है, मतलब मिशिगन उस पे है, ठीक है। और इसके बाद आप कुछ और चीज़ें देख लो। टाइम हो गया क्या? अच्छा, सॉरी यार आज कुछ मिसमैच हो गया था ना, हमें लगा 3:30 बजे से क्लास है।